दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना थर्ड टॉपिक मैथमेटिक्स में। कोर्स का नाम आपको पता ही है बच्चे। कोर्स हमने जो स्टार्ट किया था वो किया था क्रैक SPI 2026। तो मैथ्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा था। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने थ्योरी वाला पोर्शन भी किया था और साथ में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी किए थे, राइट। तो थर्ड टॉपिक हम करने वाले थे। पिछला जो लेक्चर आपने देखा होगा उसमें हमने थ्योरी डिस्कस कर ली थी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ उसके इंपॉर्टेंट MCQs। तो आज के लेक्चर में मैंने 18 इंपॉर्टेंट MCQs रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप साथ में वीडियोस देख रहे हो तो मैं ये बोलता हूँ कि मैथ्स की आप क्लास ले रहे हो बच्चों, अगर मैथ्स की क्लास ले रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, पेन और कॉपी होनी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने थ्योरी वाला पोर्शन देखा है। जितना आपसे बन पाता है क्वेश्चन बनाने की बच्चे कोशिश करनी है। अगर क्वेश्चन बना दिया आपने, आपका आंसर मैच हो गया, तो उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करके देखोगे और फिर देखोगे कि मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी एक्सप्लेनेशन कितनी सही जाती है, राइट। तो अभी हम शुरू करने वाले थे अपने ऑब्जेक्टिव सेशन को। इससे पहले हमने सारे के सारे जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन था सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। वही होप आपने वो वाला लेक्चर देखा होगा। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले उसके लिए प्रायर रिक्वायरमेंट है कि आप वो वाला लेक्चर देख के आओ, ताकि इस वाले क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बन सके। तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये जो चैप्टर है इसमें से कई बार क्वेश्चन हमारे पास कैसा आ जाता है, वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती है। और होता क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसने उस चीज़ को उस तरीके से सीखा नहीं होता। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, अच्छे से समझना होता है। अगर आपको क्वेश्चन की सिचुएशन अच्छे से एनालाइज होगी तो उसी को ही आपने क्या करना होता है भाई, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स जो भी उसका एल्जेब्रिक कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिखना होता है। तो पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। आप क्या करें भाई, पॉज करके एक बार ट्राई करें, हो सकता है आपसे बन जाए। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द सक्सेसर। यहाँ पे देखो 2 चीजें यूज की गई हैं, अगेन मैं बता देता हूँ। सक्सेसर क्या होते हैं? सक्सेसर का मतलब है, सपोज करो मैंने एक नंबर लिया भाई, कौन सा, 14। कौन सा लिया, 14। 14 का सक्सेसर का मतलब उससे आगे वाला नंबर। तो 14 का जो सक्सेसर होगा वो मेरे पास कितना होने वाला है, 15 होने वाला। 14 का सक्सेसर 15। और एक वर्ड आप और पढ़ोगे, प्रीडिसेसर्स। प्रीडिसेसर्स का मतलब होता है, अगर मैंने मानो कभी 15 लिया तो 15 का प्रीडिसेसर मतलब उससे पीछे वाला, प्री मतलब पीछे वाला नंबर। पीछे वाला नंबर क्या आएगा भाई, 14 आएगा। तो मैं बोल देता हूँ कि 14 का सक्सेसर जो होगा वो 15 होगा और 15 का प्रीडिसेसर जो होगा वो कितना होगा, 14 होगा, यानी एक उससे कम। प्री मतलब पहले, है ना। आपने सुना प्री एग्जाम कर रहे हैं, प्री एग्जाम का मतलब क्या होता है, फाइनल एग्जाम से पहले वाला एग्जाम, प्री एग्जाम। तो वैसे ही 15 का कोई प्रीडिसेसर पूछ ले तो इससे एक कम कर देना, सक्सेसर पूछ ले तो उससे एक ज्यादा कर देना। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, द सम ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ द 2 नंबर्स इज 42। कोई भी 2 नंबर है, 2 नंबर के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया, तो उन दोनों नंबर्स को क्या मानना पड़ेगा, x एंड y। तो उसमें से एक बड़ा नंबर मानो, एक क्या मानो, छोटा नंबर मानो। अच्छा, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने 2 नंबर माने, x मैंने एक बड़ा नंबर मान लिया, y उससे क्या मान लिया, छोटा नंबर मान लिया। ऐसा ही सिचुएशन बनेगी, x बड़ा नंबर मान लो, y क्या मान लो, छोटा नंबर मान लो। अगर ऐसे नहीं मान पाते तो x को छोटा मान लो, y को क्या मान लो, बड़ा मान लो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। लिखा है आपसे बस सम ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ द 2 नंबर्स। मैंने कर दिया लेट एज्यूम, मैं एज्यूम कर रहा हूं 2 नंबर्स, लेट एज्यूम 2 नंबर्स इज इक्वल टू x कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई दोनों नंबर एज्यूम किए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चल रहा हूं भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले उसने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया सम ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ द 2 नंबर्स, कि दोनों के सक्सेसर को ऐड किया जाए। तो एक नंबर x माना है, एक नंबर y माना है, तो आप बोलोगे दोनों के सक्सेसर को ऐड करने का मतलब है x और y को ऐड करना। तो ऐड करने के बाद आंसर कितना आता है भाई, 42 आता है। एक तो ये वाली चीज समझ में आ गई, राइट। फिर बोला है एंड डिफरेंस ऑफ देयर प्रीडिसेसर, कि दोनों का डिफरेंस कर दो भाई प्रीडिसेसर का। प्रीडिसेसर जो था आपके पास, अगर मैं ये वाला नंबर लेता हूँ तो वो बोलना चाहता 14 + 15 करना और 15 - 14 करना, तो आंसर कितना आता है आपका, डिफरेंस की बात कर रहा है। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा नहीं बोला बड़े में से छोटा कम करो, डिफरेंस बोला है। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, इन दोनों का गैप। तो एक बार मैं x + y कर दूंगा, एक बार x - y कर दूंगा, तो आंसर कितना आना चाहिए मेरे पास, आंसर आना चाहिए बच्चे 12। इसी को ही मैंने अलजेब्रिक क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। यही आपका आंसर बनना चाहिए सक्सेस। अब इसमें आप कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता कि y - x = 12 करेंगे। अरे वो डिफरेंस है, डिफरेंस। ऐसा नहीं बोला बड़े में से छोटा माइनस करो। अगर मैं ऐसा बोल देता, देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा एक 4 है, एक है आपके पास 9।
मैंने ये नहीं बोला 9 माइनस 5 करो, 4 नहीं सॉरी, 5 एक 9 है। मैंने ये नहीं बोला आपको कि 9 माइनस 5 करो या 5 माइनस 9 करो। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है कि इन दोनों का डिफरेंस बता दो। क्या है डिफरेंस? अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो उसमें से आपको सिर्फ ये देखना होता है कि बड़े में से छोटा माइनस करके जो भी इनके बीच का डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 4। अगर मैं 5 यहाँ पे लिख दूं, 9 यहाँ पे लिख दूं, फिर डिफरेंस पूछूं, तब भी आप क्या बोलोगे, 4 का ही डिफरेंस बोलोगे। तो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये नहीं पूछा है कि बड़े में से छोटी टर्म के माइनस करो। इसका मतलब इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना था, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंट होगा, इसका एक्स और वाई की वैल्यू भी आ सकती है। ये तो मैंने समझाने के लिए था 14 और 15, ये इसकी वैल्यूज नहीं होगी। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपका सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आगे क्वेश्चन नहीं करना, रिक्वायरमेंट यही थी, हमने सिचुएशन को एल्जेब्रिकली क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 42। अब 42 ऑप्शन में नहीं है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 42 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। तो आई थिंक इसका जो आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, उसमें थोड़ी सी हमें करेक्शन करनी पड़ेगी भाई। ए ऑप्शन है इसका, यहाँ पे 42 आएगा, यहाँ पे आएगा 42, ऑप्शन नंबर ए, राइट 42 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी क्या था आपका 42 था। अगर 40 होता तो वो आंसर यह वाला सही था। कौन सा था, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं भाई, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में सोचो, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो, जितना आपको पता है, क्योंकि आपने बोर्ड की प्रिपरेशन की है, तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, थोड़ी सी कोशिश करो और इसको बनाने की कोशिश करो भाई ना। तो लिखा इन अ बॉक्स टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन। एक बॉक्स है मेरे पास, एक बॉक्स है, उसमें कुछ 2 रुपीज़ के कॉइन है एंड सम 5 रुपीज़ कॉइन ना, कुछ 5 रुपीज़ के कॉइन है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स लिखा है। देखो टोटल नंबर किसका बताया है, टोटल नंबर बताया है 2 रुपीज़ के कॉइन का एंड 5 रुपीज़ के कॉइन का इज इक्वल टू 20। ये 20 क्या आएंगे, 20 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ क्या है, कॉइन्स। उसके बाद बोला जब हमने कॉइन्स को काउंट किया तो अमाउंट कितना बना, अमाउंट बना 76। अमाउंट कितना बना, 76। अब कॉइन्स को काउंट करेंगे तो हर एक कॉइन की अपनी अपनी वैल्यू होती है। जैसे अगर मैंने माना कि 2 रुपीज़ के कॉइन है मेरे पास ना, 5 कॉइन है, मैंने कहा वैल्यू कितनी बनी, आप बोलोगे 2 इंटू 5 करेंगे, 2 इंटू क्या करेंगे 5 करेंगे, क्योंकि 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 5 कॉइन है। तो 2 5 क्या हो जाएगा 10, 10 उनकी क्या बनी, प्रॉपर वैल्यू बनी। सपोज करो मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि मेरे पास जो है वो 5 रुपीज़ के कॉइन है और कितने हैं भाई 100 कॉइन है, कितने 100, तो 5 रुपीज़ के कॉइन है 100, तो 5 इंटू 100 करके उनका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, जैसे हमें सिचुएशन दिखता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, और कॉइन्स क्या है 5 रुपए वाले भी हैं और साथ में 2 रुपीज़ वाले भी हैं, तो मैं लिख देता हूँ भाई नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, कि 2 रुपीज़ कॉइन्स के कितने नंबर होंगे, तो मैंने लिख दिया एक्स, एक्स नंबर आपके पास क्या है 2 रुपीज़ कॉइन के। फिर लिखूंगा मैं नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, तो इसका आंसर कितना मैंने मान लिया भाई, ये एज्यूम किया मैंने एज्यूम किया कि मेरे पास एक्स क्या होंगे 2 रुपीज़ के कॉइन होंगे और बाई क्या होंगे 5 रुपीज़ के कॉइन होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरे बक्से में, पूरे बॉक्स में कितने कॉइन्स थे भाई, 20 कॉइन्स थे। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन तो ये बनेगी कि आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स एक्स प्लस वाई, जो भी आपके पास 2 रुपीज़ कॉइन है, जो ही 5 रुपीज़ कॉइन है, सबको इकट्ठा काउंट करोगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बनने चाहिए, 20 बनने चाहिए। ये फर्स्ट सिचुएशन आप बना लेंगे, फर्स्ट सिचुएशन। अच्छा फर्स्ट सिचुएशन के बाद जो आगे वाली सिचुएशन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी भाई, उनके अमाउंट के ऊपर। अमाउंट है भाई 76, आपने क्या माना है 76 कैसे बना होगा, जितने 2 रुपीज़ के कॉइन उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट आ जाएगा 2 रुपीज़ के में कितने अमाउंट आपका बना होगा 2 रुपीज़ से। फिर 5 रुपीज़ में कितने कॉइन है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो अमाउंट आ जाएगा कि 5 रुपीज़ से कितना अमाउंट आपका जनरेट हुआ। दोनों को अमाउंट को जैसे ऐड करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 76 आना चाहिए। तो आप क्या करोगे भाई, एक्स माना था आपने कितने 2 रुपीज़ के कॉइन, तो उससे कितने रुपीज़ बनेंगे ना, एक्स उनका अमाउंट मतलब वो है नंबर ऑफ कॉइन है एक्स और 2 उनका क्या है वैल्यू है। तो मैं बोलूंगा 2x रुपीज़ बनेंगे कहाँ से भाई, एक्स वाले कॉइन से 2x रुपीज़ बन जाएंगे, जो भी बनेंगे ऐड ऑन करके। फिर अगर इसके लिए बात करोगे तो मैंने बोला कि बाई थे कितने 5 रुपीज़ के कॉइन, कितने रुपीज़ बना देंगे, आप बोलोगे 5 बाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई आपके पास 76। ये बात समझ में आई। 2x का मतलब है x नंबर क्या थे आपके पास, x नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन थे, 2x क्या बन गया अमाउंट, 2 रुपीज़ से कितना अमाउंट बनेगा, राइट। फिर 5 बाई था, बाई आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स थे 5 वाले, और 5 बाई जैसे मैंने किया तो वहां से अमाउंट बन गया कि आपका जो 5 रुपीज़ वाले कॉइन है वो कितना अमाउंट ला के तुम्हें देंगे।
और जब दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया टोटल अमाउंट हमने काउंट किया था वो कितना था 76। ये दोनों इक्वेशन बनेगी और दोनों को हमने रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली, बस सेम टू सेम ये वाली इक्वेशन ढूंढो। अगर कभी पूछ लिया कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बताओ, एक्स का मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज कॉइन और नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, निकाल के बताओ। तो इसके आगे की कहानी आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको इसको ना सॉल्व करना पड़ेगा अगर ऐसा पूछा जाए तो, पर इस वाले क्वेश्चन में पूछा नहीं है। तो सॉल्व करने के लिए आपको मैंने डिफरेंट मेथड्स करवाए थे। आपको कौन कौन से मेथड करवाए हुए सॉल्व करने के लिए? आपको करवाया था मैंने एक सब्स्टिट्यूशन था और एक एलिमिनेशन था, है ना। तो ये मेथड करवाए थे, इसका आप यूज कर सकते हो, पर जितना पूछा जाए उतना निकालना है। अभी पूछा था आपने इक्वेशन बनानी थी बस। तो इक्वेशन देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 सिर्फ यहीं पे आ रहा है, और साथ में 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 76। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। एक बार देख लें भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राइट, इतना क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, जितना पूछा जाए उतना ही काम करना है। राइट, अच्छा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन पे फोकस करें। हो सकता है इमेज थोड़ी सी ब्लर आ रही हो क्योंकि जूम किया गया है। अच्छा चलते हैं, यहाँ पे बच्चे दो इक्वेशन लिखी है, दोनों इक्वेशन ऊपर है आपके पास। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वेशन है, इनको हमने ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली शो करना है तो देखो यहाँ पे ग्राफ्स में जो बना है ना, एक पैरेलल लाइन है, पेयर ऑफ पेयर पैरेलल लाइन का, और तीन क्या है आपके कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो पहले देखते हैं पैरेलल बन सकती है क्या। पैरेलल की कंडीशन होती है कि आपकी जो फर्स्ट दो है यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, पैरेलल की कंडीशन याद है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा कुछ बने तो पैरेलल लाइंस बनती है। तो अगर मैं इसको कंपेयर भी कर लूं तो ये बनेगा भाई 1/1, ये बनेगा आपका 1y-1, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो यहां से जो भी पेयर बनेगा लाइन का, ये जो भी कॉम्बिनेशन में जो पेयर बनेगा वो पैरेलल तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया। अगर ये ऐसे आया तो पक्का इंटरसेक्टिंग बनेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो कभी भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमने रॉन्ग कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई? रॉन्ग ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम नहीं जाएंगे। बात आ गई भाई, ये तीनों के तीनों बन सकते हैं, ये तीनों के तीनों ऑप्शन बन सकते हैं भाई। ये जो तीन ऑप्शन मैंने अभी बचाए हैं वो तीनों के तीनों आपके इंटरसेक्टिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। पर हमें अब इनको अलग अलग करना है, कौन सा ग्राफ किसके लिए बनेगा। तो टोटली जो आपकी कहानी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? सॉल्यूशन के ऊपर। अगर आप ये वाला पॉइंट निकाल पाओ तो बात बन जाएगी। और ये वाला पॉइंट आएगा कैसे? ये तो इजी वाली इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे जो भी इनमें x कॉमा वाई की वैल्यू आती है ना, वही तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। यही तो बताया था मैंने आपको थ्योरी में। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं होते। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। x इज इक्वल टू 3 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बनेगा, यानी 4 माइनस 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 3,1 बनना चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो 3,1 को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो देखो ये नहीं कर रहा है भाई, ये 2 समथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। इसके ऊपर जाओगे तो ये 1 और यहाँ से कुछ और, ये भी नहीं, आपको चाहिए 3,1। तो यहाँ पे देखो 3 और 1, ये वाला पॉइंट आएगा 3,1। इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा भाई? बी आपका इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो आई होप थोड़ी सी क्लियरिटी आपको आई होगी कि कैसे सोचना होता है, यही देखना होता है। देखो पहले तो हमने एक ऑप्शन को उड़ा दिया ये देख के, बल्कि इतना काम करने की जरूरत नहीं है, तो बोर्ड पे कर रहा हूँ मैं सर, वो दिख ही रहा था। 1/1, 1/-1, दोनों नॉट इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल टू इट मीन्स पैरेलल लाइंस तो नहीं बनेगी, फर्स्ट ऑप्शन डिलीट हो गया। तो कौन सी बनेगी भाई? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्टिंग ही बनेगी। पर इंटरसेक्टिंग के तीन केस थे। अब कैसे हम अलग अलग करें कि कौन सा इंटरसेक्टिंग वाला सही है कौन सा नहीं? तो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट इज द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन निकालने के लिए दो मेथड, या तो आप क्या यूज कर लो भाई, या तो आप यूज कर लो अपना जो फर्स्ट वाला मेथड था सब्स्टिट्यूशन, या तो कौन सा यूज करो, एलिमिनेशन यूज कर लो। ग्राफिकल भी कर सकते हो, ग्राफिकल के झंझट में नहीं पड़ना, टाइम टेकिंग है। राइट, तो ऐसे हमने चेक कर लिया। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, समझे क्या पूछा गया है।
लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन, इक्वेशन दे दिया आपको, एक इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, सेकंड इक्वेशन आपके पास वही ये वाली इक्वेशन गिवन है। अगर इसके बारे में पूछा गया तो क्या क्या पूछा गया एक बार देख लेते हैं। अच्छा, दोनों इक्वेशन आपके पास गिवन है ना। अगर आपको दोनों इक्वेशन विजिबल, एक बार मैं लिख भी देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास 4x-3 और ब्रैकेट में था k-2y इज इक्वल टू 20, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज 11k-3x-10y इज इक्वल टू 40। ये आपके पास दो इक्वेशन गिवन है और दोनों इक्वेशन है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली दो इक्वेशन गिवन है। अगर दोनों इक्वेशन गिवन है तो उसमें लिखा है उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन बने हैं। कितने बने हैं भाई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब बनते हैं? जब दोनों लाइंस क्या हों? इनफाइनाइट सोल्यूशन तब बनते हैं जब दोनों लाइंस आपकी कोइंसिडेंट हों। अगर दोनों की दोनों लाइंस आपके पास कोइंसिडेंट होंगी तो उस वाले केस में आपका रिलेशन क्या बनता है? किसका? कोफिशिएंट का। तो मैं अगर कोइंसिडेंट की बात करूं तो उसमें रिलेशन बनता है भाई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यही आपके पास क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा। अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी चीजें मिल गई भाई। x का कोफिशिएंट होता है a1, तो ये आपके पास a1 बनेगा। ये जो आपके पास है वो a2 बनेगा। ये जो y का कोफिशिएंट है ये b1 बनेगा। ये जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है ये b2 बनेगा। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये आपके पास c1 बनेगी और यहाँ से क्या बन जाएगा? c2। ऐसे कंपेयर करोगे। एक बात और ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अगर 20 दोनों की इस साइड होगा यानी कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के इस साइड होगी तब भी चलेगा। अगर कांस्टेंट टाइम इक्वल टू के इस साइड होगी तब भी चलेगा। इस साइड होगी मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में होगी तो दोनों के राइट हैंड साइड में क्या बनना चाहिए? 0, तब भी चलता है कंपैरिजन में। पर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 20 इधर लिख दिया इज इक्वल टू 0 और ये जो 40 है इसको इज इक्वल टू 40 लिखा तो आपको दोनों को एक जैसा बनाना पड़ता है भाई कंपैरिजन के लिए। फिर दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। या तो आपको राइट हैंड साइड में सबके इक्वल टू 0 रखना है, अगर इक्वल टू 0 नहीं होगा तो सबके क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, राइट। तो वो सेम बनाना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो ये रिलेशन बनता है किसके ऊपर बनता है भाई? ये बनता है आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन इट मींस यहाँ पे बनेगा को इंसिडेंट लाइन। तो जो आपको मैंने ग्राफ करवाया था, टेबल करवाया था ना, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है वो। तो अगर आप बहुत चीज़ें समझ गए होंगे तो यहाँ पे इजी लगेगा आपको। अरे जैसे मैं कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन में आप क्या बोलोगे? 4/11k-3 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस, माइनस के साथ लेनी है 3k-2 अपॉन -10 इज इक्वल टू 20/40। जो कैंसिल हो रहा होगा कैंसिल कर दीजिए, जो भी आपका कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल कर दो भाई। कैंसिल देखोगे तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका भाई 2 टाइम्स कट गया। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देखो मेरे पास ये तीनों आपस में इक्वल हैं। अगर मेरी इच्छा करे इसको इसके साथ कंपेयर करने की तब भी k की वैल्यू आएगी क्योंकि तीनों की तीनों इक्वल है। अगर मेरी इच्छा इसको कंपेयर करने की नहीं करेगी तो मैं बोलूंगा इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तब भी किसकी वैल्यू आएगी? k की वैल्यू आएगी। तो आपकी जो इच्छा करे वो करो। मैंने किया भाई फर्स्ट 4/11k-3 इसको कंपेयर कर लिया 1/2 के साथ। जैसे कंपेयर कर लिया एक इक्वेशन फॉर्म होगी। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी? जो भी अननोन वेरिएबल है के उसकी वैल्यू निकालनी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8 इज इक्वल टू 11k-3। 11k की क्या वैल्यू आ जाएगी भाई? 8 + 3, 8 + 3 बनेगा 11 इज इक्वल टू 11k। k की जो फाइनल वैल्यू आएगी 11/11 करके कितना आ जाएगा भाई? 1। तो k इज इक्वल टू 1 आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा k इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी मार्क किया था उनका ऑप्शन क्या है भाई? बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए भाई क्या होगा। इसकी थ्योरी अगेन इंपॉर्टेंट है भाई, अगर थ्योरी नहीं की होगी तो थ्योरी देख के आए तभी थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा और चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन का आना। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यही तो करवाया था, सोल्यूशन का आना। तो सोल्यूशन कहाँ कहाँ आते हैं? सोल्यूशन भाई दो जगह आते हैं। कंसिस्टेंट दो टाइप के पढ़े थे ना,
कंसिस्टेंट डिपेंडेंट भी पढ़ा था, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट भी पढ़ा था। तो मतलब कंसिस्टेंट तो दोनों में है, कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन का आना। किस किस में सॉल्यूशन आ जाते हैं भाई? अगर मैं बात करूं तो आपका जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसमें भी सॉल्यूशन आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन में सॉल्यूशन। और एक आपका सॉल्यूशन और किस में आता है? कोइंसिडेंट में भी आता है। किस में आता है? कोइंसिडेंट लाइन में भी आता है। तो मैं बोलूंगा कि इसमें बताओ क्या बनेगा। अगर इफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कंसिस्टेंट, अगर कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंसिस्टेंट होगी तो क्या वो पैरेलल होगी? पैरेलल तो नहीं होगी। ऑलवेज कोइंसिडेंट होगी? कोइंसिडेंट भी होगी, है ना। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, तो इसके साथ जो ऑप्शन नंबर सी है वो पूरा एक्यूरेट जा रहा है, जिसमें आपके पास इंटरसेक्टिंग भी आ गई और साथ में कोइंसिडेंट भी आ गई। इंटरसेक्टिंग भी बन सकती है और कोइंसिडेंट भी बन सकती है अगर वो प्रॉपर मेंशन करता। सुनिए, अगर वो प्रॉपर यहाँ पे कंसिस्टेंट डिपेंडेंट लिख देता, क्या लिख देता? कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, तो इंटरसेक्टिंग उसका आंसर होता। अगर कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट लिख देता, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट, तो क्या हो जाता? फिर कोइंसिडेंट उसका आंसर हो जाता। अभी के अकॉर्डिंग उसने कंसिस्टेंट ही पूछा है, तो उसमें दोनों आंसर एग्जिस्ट कर सकते हैं। या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तब भी कंसिस्टेंट होती है, अगर कोइंसिडेंट लाइन होगी तब भी क्या होगी? कंसिस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, जिसमें आप बोलोगे आपका कोइंसिडेंट भी बन सकता है और साथ में इंटरसेक्टिंग भी बन सकता है, राइट। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को मार्क किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है भाई, है ना। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर वो ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, for what value of k the pair of equation, these two pair of equations is inconsistent। ये जो मैंने लिखा था, ये pair of equation लिखी थी भाई, kx plus 3y is equal to k minus 2, और एक लिखी थी भाई 12x plus ky is equal to k, राइट। ये पेयर ऑफ आपके पास क्या है? स्ट्रेट लाइन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो यहाँ पे हमने बोला था इनमें जो सोल्यूशन बन रहा है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन का ना आना, सॉल्यूशन का ना आना, यानी ये वाले क्या बोल रहा है भाई? पैरेलल की तरफ इशारा कर रहा है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? पैरेलल की तरफ। अगर वो पैरेलल की तरफ इशारा कर रहा है तो पैरेलल की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए भाई। पैरेलल की जो कंडीशन बनती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आपकी पैरेलल की कंडीशन होती है। अगर मैं कंडीशन इसमें अप्लाई कर दूं तो ये बोलना चाहता है भाई अकॉर्डिंग टू दिस k/12 इज इक्वल टू 3/k इज नॉट इक्वल टू k-2/k, ऐसे बना कुछ। अच्छा, नॉट इक्वल टू से कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब किससे होना चाहिए? जहां से हमें k की वैल्यू मिले। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, है ना। इसमें इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा k² इज इक्वल टू 12 इंटू 3, और यहाँ पे कितना बन जाएगा भाई? 36। k² की वैल्यू 36 बनेगी। k² की वैल्यू क्या बनेगी? 36। अगर यहाँ से आप k निकालोगे तो √36 आएगा, पर ध्यान रखना ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हो तो प्लस माइनस आता है। कभी भी अगर k² इज इक्वल टू समथिंग आ जाए, x² इज इक्वल टू समथिंग आ जाए और x की वैल्यू पूछ ले तो अंडर तो लगता है, पर साथ में बाहर क्या लगेगा? प्लस एंड माइनस। इंपॉर्टेंट है। क्यों लगता है ये मैं आपको क्वाड्रेटिक में सिखा दूंगा। अगर आपको ये जानना है कि ऐसा क्यों लिख दिया हमने भाई, ये प्लस माइनस क्यों लगता है, तो क्वाड्रेटिक में सिखा दूंगा, है ना। एक एग्जांपल देके सिखा दूंगा। अभी के लिए याद रखो कि कभी भी x² का यहाँ पे अंडर बनेगा तो प्लस माइनस बाहर में जरूर लगेगा, यानी दो वैल्यूज आएंगी। अगर यहाँ से आप k की वैल्यू बोल दोगे तो बोल दोगे +-6, तो +-6 के साथ आपका आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बनाया होगा उनकी कहानी क्या है? बिल्कुल सही, राइट। ऑप्शन नंबर डी क्लियर। हो सकता है कुछ बच्चों ने किया भी हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होनी चाहिए? इनकंसिस्टेंट। x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस ky इज इक्वल टू नहीं, +12 इज इक्वल टू 0, +12 इज इक्वल टू 0, राइट। ऐसा कुछ बना है। अब ये वही कहानी आई जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, कि जब भी आप रेशियो में कंपेयर करोगे तो दोनों का फॉर्मेट सेम होना चाहिए, दोनों इक्वेशन का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। फॉर्मेट सेम होने का मतलब या तो दोनों ऐसे होनी चाहिए भाई, ऐसे वाली। इसका देखो अगेन फॉर्मेट सेम है। फॉर्मेट सेम होने का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ कि C1 C2 आपके इज इक्वल टू के कहाँ पे हैं भाई? लेफ्ट हैंड साइड में है। या तो ऐसे नहीं होगा तो ऐसे वाला फॉर्मेट होना चाहिए, जिसमें आप बोलोगे a1x प्लस b1 बाई इज इक्वल टू C1
और a2x प्लस v2y इज इक्वल टू c2। सेम फॉर्मेट होना चाहिए, अगर सेम फॉर्मेट नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा, अगर सेम फॉर्मेट नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सेम फॉर्मेट है क्या? नहीं, बनाना पड़ेगा भाई। तो इस फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख दो भाई, x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब सेम फॉर्मेट है, आप कंपेयर कर सकते हो, और सेम फॉर्मेट में आप कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, बोला क्या था? इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट से सीधा सा मतलब सोल्यूशन का ना आना, और सोल्यूशन अगर नहीं आता है तो कहाँ पे बात करते हैं हम भाई? अगर हम इनकंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं तो आपका सोल्यूशन का ना आना, सोल्यूशन का ना आना इंडिकेट्स द पैरेलल लाइंस, इंडिकेट्स द पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपका काम है यहाँ पे सारे के सारे जो भी आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं उनको लिखना भाई, यहाँ से लिखो। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू k अपॉन 3 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 4, ऐसे बनेगा। तो आप किसको कंपेयर करोगे भाई? इसको कंपेयर करोगे। यहाँ पे कंपैरिजन से आपका k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 9, क्योंकि यहाँ पे k स्क्वायर नहीं फॉर्म हुआ ना, पिछले वाले में k स्क्वायर फॉर्म हुआ, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। तो यहाँ पे 9 के साथ जाना है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर होगा भाई। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और ये जो मैंने ये बोला ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं आपको बाद में समझ में आएगा जब मैं एक आधा क्वेश्चन आपको बता दूंगा, रिवीजन में पक्का करवाऊंगा इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस ये ध्यान में रखना है, जब भी आप इस कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हो तो दोनों इक्वेशन के फॉर्मेट सेम होने चाहिए, है ना। अगर फॉर्मेट डिफरेंट हो गए तो उनको सेम बनाना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में लिखा था इफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन देन इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसके बारे में बताना है भाई। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, इसके बारे में पूछा है। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या रिप्रेजेंट करेगी? तो लिखा है हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, किसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। सेकंड ये बोला द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन आर इंटरसेक्ट एट 5,2, कि जो यहाँ से लाइन बनेगी वो इंटरसेक्ट करेगी आपस को कहाँ पे भाई? 5,2। ये 5,2 इज नथिंग बट ये x, y की वैल्यू है जो आप यहाँ से निकालोगे ना, वही है ना, वही तो सोल्यूशन आता है। अगर मैं आगे बात करूँ तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो तीनों पे चेक करना, पहले देखते हैं यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं। अच्छा, यूनिक सोल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है मेरे पास कि यूनिक सोल्यूशन का मतलब है, यूनिक का मतलब आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट बनना चाहिए, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो उसकी कंडीशन क्या होती थी? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे देख लेते हैं 2y3 और यहाँ पे 3y4 इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल। इट मीन्स आपकी कंडीशन बन गई भाई कौन सी? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यानी आपकी जो कंडीशन है वो ये सेटिस्फाई कर रही है कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं, ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं आपके पास, ये क्या बनाने वाली हैं आपके पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने वाली है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएगी तो इसका मतलब ऐसे कुछ लाइंस बनेगी और उसका क्या आएगा भाई? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो इट मींस ये जो पहली बात है ये क्या है भाई? ट्रू है। पहली बात तो ट्रू है, पर हम पहले के साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें ऑल ऑफ द अबव लिखा है, कि ये जो ऊपर दिया है सारे के सारे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपने बनाया, करेक्ट था। मैं बोलता हूँ एक ऑप्शन और भी चेक कर लो, क्या पता ऑल ऑफ अबव ना हो। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन आना ना, सॉल्यूशन आना, सॉल्यूशन जिसमें क्या करे? एग्जिस्ट करे। तो मैं बोलूंगा ये तो कंसिस्टेंट भी है ना। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है ये तो बाद की बात है, कंसिस्टेंट तो है ही है ना। अब बोलता है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन आना, तो हाँ इसमें सॉल्यूशन आ रहा है भाई। अगर ये आपका इंटरसेक्टिंग बनेगी तो सॉल्यूशन भी आएगा। तो मैं बोलूंगा ये वाला भी सही है ना सही। तो अगर दो सही है तो फिर थर्ड भी सही होगा, क्योंकि ये लिखा है ऑल ऑफ द अबव, ऐसा तो लिखा था कि 1 और 3 ओनली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनना चाहिए? फिर डी बनना चाहिए। अगर डी बनेगा तो आप इसको भी चेक कर सकते हो भाई, ये भी फॉलो करेगा। चेक करने का तरीका, अगेन इसको सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आना चाहिए भाई? एक्स कॉमा वाई की वैल्यू। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 5,2 ही आनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 5 आनी चाहिए, वाई की वैल्यू 2।
और अगर ऐसे भी चेक नहीं करना है तो तुम इसमें पुट करके चेक कर लो, 5,2 इसमें पुट करो, 16 आंसर आना चाहिए, इसमें पुट करना 7 आंसर आना चाहिए, क्योंकि कॉमन सोल्यूशन है ना, दोनों के लिए एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे आपको सही लगे आप चेक कर सकते हो। 5,2 चेक करोगे तो देखना यहाँ पे क्या बनेगा, 5 2 10 बना देता हूँ, यहाँ पे 5 पुट करोगे तो 5 2 10, एक्स की जगह 10 और बाई की जगह 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 16 बना, 16 इज इक्वल टू 16 फॉलो कर गया, यानी उसका सोल्यूशन है ऊपर वाले का। नीचे वाले पे बात कर लेते हैं, सॉल्व करोगे 15 बनेगा, इसको सॉल्व करोगे माइनस का 8 बनेगा इज इक्वल टू 7, कि ये भी सेटिस्फाई कर गया, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर गया, आपके पास 7 इज इक्वल टू 7 इसका आंसर भी आ जाएगा। ये जो आंसर बनेगा दिस इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16, यानी इसका सोल्यूशन है, और इसको सॉल्व करोगे तो 7 इज इक्वल टू 7 यानी इसका भी सोल्यूशन है। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है ना, बोर्ड में आप में ऐसे नहीं सोचते, एमसीक्यूज में ऐसा सोच लेते हैं, आपका टाइम भी बचता है ना, कि जो आपका सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इतनी सी कहानी समझ में आती है, तो आपका जो ऑप्शन है वो किसके साथ जाना चाहिए भाई, डी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा तो ये आपके पास स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम है भाई, इसको कैसे सॉल्व करना है इसका भी तरीका मैं सिखा दूंगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे सोचनी होती है, सब्जेक्टिव अप्रोच के ऊपर ऑलरेडी आपकी कमांड होगी, अगर नहीं भी आपको पता है तब भी मैं करवाने वाला हूँ। लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर था, उसका आपने क्या किया भाई, सम किया, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के जो भी 2 डिजिट्स थे उन दोनों का क्या कर दिया, सम कर दिया। वो ऐसा बोलना चाहता है कि अगर मानो 2 डिजिट का नंबर 19 था तो उसके जो भी डिजिट्स थे 1 और 9 उनका सम कर दिया तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। इस तरीके से वो बोलना चाहता है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग समझ गए हो तो यहाँ पे आपको ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी। तो मैं बोलना चाहता था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 8, है ना, एक बात तो ये, और द सम नंबर इज फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर हम उन्हीं डिजिट को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उससे जो नंबर फॉर्म होगा इज लेस, वो छोटा होगा किससे, जो हमने ओरिजिनल नंबर माना था, लेस देन वाई कितना, 18, कितना होगा 18। जब भी आपको ऐसा बोल दे कि कोई नंबर दूसरे से लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो उसमें हम कैसे भाई डील करेंगे, उसमें हम कैसे डील करेंगे एक बार देखते हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि राम इज, सुनना इस स्टेटमेंट को, राम इज 5 years ओल्डर देन मोहन, मैंने ऐसा बोल दिया, राइट। अब आप बोलोगे स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाए, कि राम जो होगा वो 5 years ओल्डर होगा, है ना, 5 साल बड़ा होगा, किससे भाई, मोहन से। तो राम बड़ा है कि मोहन, पहले तो ये चूज कर लो। अगर राम इज 5 year ओल्डर है तो राम बड़ा होगा और मोहन क्या होगा, छोटा होगा, तो दोनों का डिफरेंस ही क्या आना है, 5 आना है, ऐसे सोचना होता है, राइट। अगर कभी भी ऐसा बोल दे एक टर्म दूसरे से बड़ी है, एक टर्म दूसरे से छोटी है, या दोनों का डिफरेंस 2 है, दोनों का डिफरेंस 5 है, तो उसकी जो स्टेटमेंट बनेगी, उसका जो यहाँ पे अलजेब्रिक स्टेटमेंट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि उसमें से देखो डिफरेंस ही वो है ना, कोई किसी से बड़ा है, कितना बड़ा है, तो उसमें डिफरेंस ही तो है, डिफरेंस है तो बड़े में से छोटा क्या कर दो, माइनस कर दो, और बड़ा क्या होगा, छोटा क्या होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा। बड़े में से छोटा डिफरेंस, कोई उससे उतना बड़ा है, बड़े में से छोटा डिफरेंस, ऐसे लिखोगे, राइट। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप चीजें समझ गए तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, पहले मैं करवाऊंगा भाई आपको कौन सा मेथड करवाऊं पहले, अच्छा मैं सीधा चलता हूँ, डायरेक्ट चलता हूँ मैं आपको एमसीक्यू पोर्शन को समझाने पे। वो ये बोलना चाहता था कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है जो मैंने एक्स वाई माना, उसमें उन्होंने एक तो आप में बता दिया कि आप ये देखें भाई x प्लस वाई जैसे आप करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, आपका 8 आना चाहिए। मैंने कहा सही है भाई, x प्लस वाई क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। फिर उसके बाद बोला द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, हमने क्या किया, एक्स वाई था उसका डिजिट रिवर्स कर दिया तो क्या बना दिया, वाई एक्स बना दिया होगा, क्या बना दिया होगा, वाई एक्स बना दिया होगा। तो नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट लेस, वो छोटा है किससे भाई, ओरिजिनल नंबर से, कितना 18। तो ओरिजिनल नंबर तो ये था, ये छोटा है तो ये उसमें से माइनस कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा भाई 18। जो भी नंबर आपका ये दोनों फॉर्मेट को फॉलो कर रहा होगा वही आपका आंसर बनेगा भाई, वही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूं, फर्स्ट है 35, 35 इन्होंने नंबर बोला है, 35 नंबर बोला, यानी ये बोलना चाहता है कि एक्स बाई क्या लेना पड़ेगा भाई, 35 लेना पड़ेगा, 35 लेना पड़ेगा, तो पहली स्टेटमेंट फुलफिल हुई। 35 का मतलब 3 + 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, पर साथ में ये वाली स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। तो आप बोलोगे एक्स वाई कर लेते हैं भाई 35,
और बाई एक्स कर दोगे तो 53 इज इक्वल टू 18। अगर ये भी सेटिस्फाई होगी तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, पर ये सेटिस्फाई कैसे होगी, ये तो नेगेटिव देके जाएगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर नहीं बनेगा। सेकंड ऑप्शन पे चलो। अब उन्होंने बोला कि हम 53 लेंगे, क्या लेंगे भाई 53। अगर 53 लिया होगा तो 5 + 3 8 बनेगा, पहली तो करेक्ट होगी। अगर इसमें चलोगे तो आप बोलोगे एक तो 53 है, फिर उसका रिवर्स कर दिया तो 35 बनेगा, फिर माइनस करोगे तो आंसर 18 आना चाहिए। अब इसको चेक कर लिया जाए भाई, अगर आप 53 में से 35 माइनस करते हो तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा ना, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 1, 18 बन जाएगा। यानी ये सेटिस्फाई कर गया, 18 इज इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया। यानी कहानी आपकी किसके साथ जा रही है भाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ करवा रहा हूँ मैं, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को ही चेक कर लो। 2 नंबर तो यही दिए होंगे ना आपके पास, चारों में से कोई ना कोई एक ना एक, तो दोनों इक्वेशन बना के उसमें क्या करवा लो, सेटिस्फाई करवा लो। जो सेटिस्फाई करके वो आपका आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना है तो उसके बाद ये भी सोचो भाई कि अगर दुनिया के कोई भी नंबर है जिसको मैं एक्स वाई मान रहा हूँ तो उसको 10x + y लिखूंगा तब भी सेम ही बात होती है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, अगर मैंने लिखा भाई 23 को तुम लिख दो 10 × 2 + 3, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सेम टू सेम चीजें आएंगी। क्योंकि जो भी आपके पास टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आपका यूनिट डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना, ये कहानी है। अगर मानो ऐसा बोल देता हूँ 112, या 112 ना लेके बोल देता हूँ 123, इसको 123 लिखो, या 1 जो होगा वो 1000 टर्म है ना, तो 100 × 1 लिख लो, 2 × 10 लिख दो, 3 × 1 लिख दो, इससे भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ अगर कोई नंबर एक्स वाई है उसको 10x + y लिखो तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ भी एग्री कर देते हो तो भाई इसको मैं आपको सब्जेक्टिव अप्रोच से भी करवा देता हूँ कि अगर मानो कल को यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ जाता है, बल्कि बोर्ड वाली कहानियां आपके ऑलरेडी आपकी टीचर्स ने करवाई होंगी, ये ऑब्जेक्टिव वाली कहानी थी, तो ऐसे पकड़ने की कोशिश करें ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। ऐसे पकड़ोगे तो भाई टाइम सेव हो जाएगा ना, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट एज्यूम 2 नंबर्स, लेट एज्यूम नंबर, जो हमने नंबर एज्यूम किया था वो एज्यूम किया है एक्स वाई, और उसी को ही मैं लिखूंगा 10x + y। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट उसने ये बोला था कि जो दोनों का सम है x + y वो कितना आना चाहिए भाई 8 आना चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा था कि एक्स वाई को रिवर्स किया जाए वाई एक्स तो नंबर लेस आता है, कितना लेस आता है भाई 18, तो बड़े में से छोटा माइनस करके 18, सीधी सी बात है ना, इस कंसेप्ट के साथ चलोगे तो। और एक्स वाई को क्या लिखा था हमने 10x + y, उसी तरीके से आप बाई एक्स को क्या लिखोगे, अब 10th डिजिट पे बाई बन गया तो 10 × y + x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 10x + y - 10y - x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। इसको सॉल्व करोगे तो भाई ये 10x है, ये x है, ये 9x आएगा, ये -9y आ जाएगा, राइट। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 18, यहाँ से 9 कॉमन, x - y इज इक्वल टू 18/9, यानी आंसर आ जाएगा 2। तो एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन आपके पास ये है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे आपका आंसर बनेगा भाई। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब दोनों को ऐड किया जाए, ऐड करोगे तो x + y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, x - y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे ये वाला कैंसल, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, x की वैल्यू फाइनल जो बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है 5, x की वैल्यू 5 बन गई। x की वैल्यू 5 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, y इज इक्वल टू 8 - 5 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3। तो x 5 y 3 और नंबर क्या माना था x y माना था, इसका मतलब नंबर बनेगा आपका 53। तो 53 यहाँ से भी आंसर आया, जो मैंने आपको पहले वाला तरीका बताया उससे भी आंसर आया। तो एक बार कमेंट में बताएं कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, राइट, कौन सा तरीका अच्छा लगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बन जाते हैं। जो 2 डिजिट का नंबर है जो पूछा है वही तो दिया होगा ना 4 ऑप्शन में, तो उसको दोनों में सेटिस्फाई करवा लो ना। जो आपका 2 डिजिट का नंबर होगा वही तो दिया है, और वो खुद बोल रहा था कि दोनों डिजिट का ऐड करके कितना आना चाहिए भाई, जो भी उसके डिजिट्स होंगे ऐड करके 8 आना चाहिए। तो देखो अगर मैं जल्दी जल्दी में भी देखता तो 4 5 6 7, यानी ये दो तो ऑप्शन में नहीं होते, ये तो ऐड करके 7 दे रहे थे, बात रुकती इन दोनों पे। तो दोनों ही 8 के साथ तो जा रहे थे, फर्स्ट इक्वेशन के साथ जा रहे थे, वो जो सेकंड इक्वेशन के साथ जाएगा वो भी क्या होगा भाई ट्रू होगा। दोनों साथ में आने चाहिए, दोनों के दोनों साथ में।
दोनों कंडीशन साथ में आनी चाहिए ना, इसके अकॉर्डिंग सोचोगे तो बिल्कुल कहानी बन जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई? बी। तो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4/5 ऑफ द लेंथ। जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो कितनी है? 4/5 ऑफ द लेंथ। यानी किससे कंपेयर किया गया है ब्रेथ को? लेंथ से। अगर लेंथ को कुछ एज्यूम करोगे तो ब्रेथ आ जाएगी 4/5 ऑफ द लेंथ, ये बोला गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या चीज एज्यूम करो। अगर आप इतनी सी कहानी पढ़ लेते हो कि द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4/5 ऑफ द लेंथ, यहां से आपको ये चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि लेंथ को एक्स मानना है कि ब्रेथ को एक्स मानना है। वो डिपेंड करेगा लाइन पे। उसने बोला लेंथ कितनी है, लेंथ पूछी कि ब्रेथ पूछी? ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ इज द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज द 4/5। ब्रेथ है 4/5 किसकी? लेंथ की। तो लेंथ को एज्यूम करोगे तो बात बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल एज्यूम की और रेक्टेंगल में लेंथ मान ली मैंने भाई एल और ब्रेथ मान ली मैंने बी, राइट? इतना सी मामला क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास एक चीज ये गिवन है कि द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, और ब्रेथ मैंने मानी है भाई बी, बी इज इक्वल टू 4/5। 4/5 का मतलब 4/5 टाइम्स ऑफ लेंथ, लेंथ का मतलब एल। एक तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, बी इज इक्वल टू 4/5 एल। इतना सा क्लियर हो गया। सेकंड क्या है भाई? एंड द लेंथ एक्सीड्स द ब्रेथ, कि लेंथ जो है वो एक्सीड्स का मतलब होता है बड़ा, किससे भाई? ब्रेथ से। कितनी? आपके पास 5। तो 5 का डिफरेंस आएगा ना दोनों में। अगर लेंथ एक्सीड कर रही है ब्रेथ से 5 तो डिफरेंस 5 का आया। डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करके। अच्छा, बड़ा क्या है? कौन सा एक्सीड कर रही है? लेंथ एक्सीड कर रही है तो लेंथ बड़ी होगी। तो मैं बोलूंगा एक तो आंसर ये वाला बनेगा, एक बनेगा एल माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 5। ये क्वेश्चन बनाना आनी चाहिए। जो भी किसी से 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 छोटा है, डिफरेंस है, एक्सीड है या फिर डिक्रीज कर रहा है, उसमें सेम मामला है कि जो भी दिया होगा इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है वो आपने सब्ट्रैक्शन में लिखना होता है, बड़े में से छोटा माइनस करके। तो वहां से मेरे को पता चल गया कि लेंथ एक्सीड कर रही है ब्रेथ से। कितनी भाई? 5। तो मैं बोलूंगा कि उसका डिफरेंस कितना आएगा? 5 आएगा, बड़े में से छोटा माइनस करके, राइट? तो ये आपके पास 2 इक्वेशन है। इसको इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो अगेन ये बनेगा भाई 5b प्लस 4l, नॉट 4l, ये बनेगा आपके पास 5b इज इक्वल टू 4l। ऐसे बनेगा। या तो आप पुट कर लो या तो इसको भी लीनियर इक्वेशन बना लो। पुट करना ज्यादा इजी रहेगा आई थिंक। आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? 2। आप b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो तो मैं लिख दूंगा पुट b इज इक्वल टू 4/5l इन इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 2 में पुट किया जाएगा आपके पास l माइनस 4/5l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 5। ऐसे बनेगा। एल माइनस बी की वैल्यू डाल दी आपने 4/5, 4/5 एल इज इक्वल टू 5। जैसे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास कंप्लीट 5 आएगा। यहाँ पे आएगा 5l माइनस 4l इज इक्वल टू 5। 5 से कितना हो जाएगा? 25। तो 25 आ जाएगी, इसके यहाँ पे माइनस करोगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 25। एल आ गया तो शायद बाकी की कहानी भी आपकी बन जाएगी। एल आ गया तो इसमें पुट करोगे तो बी आ जाएगा, या तो इसमें पुट करोगे तो बी आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू क्या था? 4/5 ऑफ एल। एल की वैल्यू कितनी है? 25। ऐसा ही है ना? क्योंकि दोनों इक्वेशन में जिस मर्जी में पुट कर लो सेकंड वाला वेरिएबल आ जाता है। तो b इज इक्वल टू 4/5 ऑफ l। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 5 से 25, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 20। इट मींस आपका आधा क्वेश्चन बन गया। लेंथ आपके पास भाई 25 यूनिट्स की है। अगर ब्रेथ की बात करूंगा तो वो आपके पास कितना आ जाएगा भाई? 20 यूनिट्स की आ जाएगी। ठीक है, लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। अब आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया भाई पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आता है ना वो उसका एक फार्मूला होता है। पेरीमीटर का डेफिनेशन पता होगी तब भी चलेगा। पेरीमीटर की डेफिनेशन होती है सम ऑफ द ऑल साइड्स, यानी 25 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 20, तब भी चलेगा। बल्कि अगर आपको फार्मूला याद है तो और अच्छी बात है भाई। जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ये भी ऐसे बना था, एल 2 बार आया होगा तो 2l, बी 2 बार आया होगा तो 2b, 2 कॉमन ले लिया तो l प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी करोगे तो l की वैल्यू भाई 25 और 20 आपकी b की वैल्यू। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू कितना बनेगा? 20 40 45, और 45 इंटू 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 90। और 90 के साथ अगर मैं इस पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर के यूनिट आएंगे भाई सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर के साथ कहानी बनेगी ऑप्शन नंबर डी। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आया उसका भाई राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
तो आपको ना दोनों मेथड के ऊपर कमांड होनी चाहिए भाई। अगर आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हो तो ऑब्जेक्टिव लगाना भी आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे कैसे काम करते हैं वो भी सीखना है, और साथ में अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच ना सीख पाओ तो जो सेकंड मेथड है वो भी आना चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन देखने में कितना अजीब लग रहा होगा, कितना भयंकर क्वेश्चन लग गया कि भाई 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेकेंड क्वेश्चन है 2/x प्लस वाई प्लस 3/x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 11/3 है, दिस इज योर 11/3 ना, ये 11/3 लिखा है, क्या लिखा है 11/3। अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा था भाई 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकंड लिख दिया तो उसने 2/x प्लस वाई प्लस 3/x माइनस वाई इज इक्वल टू 11/3। वो सिंपल ये पूछना चाहता है कि इसके सोल्यूशन बताओ, और इसके सोल्यूशन में यही है आपके पास x और y की वैल्यू, सोल्यूशन तो ऑलरेडी दिए हैं। एक सोल्यूशन वो खुद बोलना चाहता है ऑप्शन नंबर ए में कि इसका सोल्यूशन 2,1 होगा, यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। सेकेंड वो बोलना चाहता है उसका सोल्यूशन 1,2 होगा, और थर्ड वो बोलना चाहता है उसका सोल्यूशन -2, -1 होगा। फोर्थ वो बोलना चाहता है उसका सोल्यूशन -1 और साथ में -2 होगा। ये वो उसके क्या होंगे भाई, सोल्यूशन होंगे। अगर उसके सोल्यूशन होंगे तो सोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है ऐसी वैल्यूज जो इनको क्या करे, सेटिस्फाई करें, तभी उसको सोल्यूशन बोला गया है। अगर मैं ये फर्स्ट ऑप्शन मान लेता हूँ कि करेक्ट होगा तो मतलब वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करेगा तभी उनका कॉमन सोल्यूशन होगा। किसी एक को करेगा दूसरे को नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी भाई। तो एक को करके दूसरे को नहीं करके रॉन्ग ऑप्शन, दोनों को करना चाहिए, दोनों को करना चाहिए। तो इसके बेसिस में मैं 2,1 एक बार चेक कर लूँ, क्या ऑप्शन से भी जाया जा सकता है, ऐसे थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ भाई, 3/x की जगह 2 पुट कर दिया और y की जगह 1, तो 2 + 1, यहाँ पे 2/, यहाँ पे अगेन 2 - 1, यहाँ बीच में क्या है भाई प्लस है, इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करोगे तो 3/3 आ जाएगा, प्लस 2/1 आ जाएगा इज इक्वल टू 3, ये तो 1 बनेगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, यानी फाइनल आंसर आएगा 3 इज इक्वल टू 3। तो ये तो करेक्ट बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। पर ये फर्स्ट के साथ गया सेकंड के साथ जाएगा तभी तो ये आंसर बनेगा, दोनों में आना चाहिए ना कॉमन सोल्यूशन। यहाँ पे देखोगे तो 2/2 + 1 प्लस 3/2 - 1 इज इक्वल टू 11/3। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2/3 प्लस 3/1 इज इक्वल टू 11/3। एलसीएम ले लीजिए भाई, 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 + 3 3 = 9 इज इक्वल टू 11/3। 11/3 इज इक्वल टू 11/3, यानी किस्मत हमारी क्या थी भाई, बिल्कुल सही थी। फर्स्ट ऑप्शन चेक किया और फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या आ गया भाई, करेक्ट आ गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। इसके अलावा आप जितने भी ऑप्शन देखोगे वो आपकी दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हो सकता है कभी एक को कर जाएं कभी किसी को भी ना करें, राइट। तो ये इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बल्कि अगर यही क्वेश्चन आपके पास कहाँ पे आता है भाई, आपके पास यही क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है किसमें, एग्जाम में, कौन से भाई, बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे करते वो भी मैं बता देता हूँ। 3/x + y ऐसे है, 3/x + y प्लस 2/x माइनस y इज इक्वल टू 3/x + y प्लस 2/x माइनस y, है ना, राइट, इज इक्वल टू 3, और फिर है 2/x + y प्लस था कि माइनस था, एक बार देख लेते हैं, 3/x माइनस y, 3/x माइनस y इज इक्वल टू 11/3। ये दोनों इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है, राइट, ऐसा ही है ना, ये दोनों इक्वेशन है। 3/x + y प्लस 2/x माइनस y इज इक्वल टू 3, ओके। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2/x + y एंड प्लस 3/x माइनस y इज इक्वल टू 11/3। ये दोनों इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। अब अगर एक तो क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, जो सोल्यूशन होगा उसको चेक कर लो दोनों में पुट करके, अगर सेटिस्फाई करके तो आंसर है। अगर ऐसे नहीं करना है, आपने बोला लॉन्गेस्ट मेथड से भी सीखना है, तो मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे ना, कुछ पुट करके चेक करोगे। पुट करने का चेक कर मतलब इसको प्रॉपर आप क्या बनाओगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अभी भी 2 वेरिएबल ही है पर हौच पौच तरीके से है। तो मैं बोलूंगा पुट 1/x + y, इसको क्या मान लेते हैं भाई p, एंड 1/x माइनस वाई, इसको क्या मान लेते हैं q। ऐसे कर लोगे तो ये वाली ऊपर वाली इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी भाई। ये इक्वेशन बनेगी 1/x + y, p माना है तो 3p + 2q इज इक्वल टू 3 आ जाएगा।
अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूंगा तो इसमें करोगे तो आपके पास आएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 11/3। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, तो 3 यहाँ पे भेज देता हूँ मल्टीप्लाई में, तो यही इक्वेशन बाद में बन जाएगी भाई 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 11, ऐसे बनेगा ना। तो मेरे पास एक इक्वेशन है भाई ये वाली, एक इक्वेशन है ये वाली, दोनों को सॉल्व करूंगा तो p और q की वैल्यू आ जाएगी, है ना, बन गई ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पर मेरे को p और q नहीं चाहिए, मैं जो भी p और q की वैल्यू आएगी तो p की जगह क्या डाल दूंगा भाई 1/x+1, q की जगह क्या डाल दूंगा 1/x-y। तो जैसे इसको सॉल्व कर लेता हूँ साइमल्टेनियसली, तो आपके पास एक इक्वेशन है भाई 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 3, एक आपके पास आई थी भाई 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 11। अब आपको ना या तो p को डिलीट करना है या होता है, या तो आपको किसको डिलीट करना है q को। तो p को डिलीट करने के लिए यहाँ से हम किसी चीज से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दोगे तो आएगा 6p, फिर आ जाएगा 4q, फिर उसके बाद आ जाएगा 6, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करते ही ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा भाई 5q, यहाँ पे आंसर फिर से क्या आ जाएगा 5, यानी q की जो वैल्यू आएगी 5/1, यानी 5 इज इक्वल टू 1। तो q की वैल्यू 1 के साथ गई, अगर q की वैल्यू 1 के साथ गई तो किसी भी इक्वेशन में डाल के कौन सी वैल्यू निकाल लो भाई, p की वैल्यू निकाल लो। मैं इसी इक्वेशन में डाल रहा हूँ फिर से, तो मैंने डाला भाई 3p प्लस 2 इंटू क्यू प्लस है ये 3p प्लस 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 3, इसमें डाल दोगे तो 3p इज इक्वल टू बन जाएगा 1, और 1 बनेगा तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3। तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। अच्छा p q पूछा नहीं था, p q निकालना पड़ेगा क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट किया है। इस मीन्स p की वैल्यू 1 आई और आप p क्या माना है, तो मैं बोलूंगा 1/x प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास 1, कितनी आई है 1, और q की वैल्यू आई है आपके पास, अच्छा मैंने उल्टा लिखा क्या, हाँ उल्टा लिख दिया भाई, जो आपने p माना था उसकी वैल्यू आई है 1/3, तो p की वैल्यू जो हमने मानी थी वो मानी थी 1/x प्लस वाई, ये p माना था, इसकी वैल्यू आई है आपके पास 1/3। और सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड आपके पास q की वैल्यू आई, q को क्या माना था, q को माना था 1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई जो माना था उसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1 आई है। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से x और y निकालना है, लेंथी क्वेश्चन था, तो जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अच्छा दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐड करोगे कैंसल, 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 आ जाएगी, राइट। अगर x की वैल्यू 2 अगेन आप इसमें पुट कर देते तो y आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 2, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आंसर क्या बनेगा 2,1, और 2,1 ही आपका आंसर ऑलरेडी बना था। तो अब बताओ इसमें से कौन सा इजी लगा आपको, 2,1 यहाँ पे भी बनाया हमने, तो आई थिंक इसको पुट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंप्लीफिकेशन ही तो है, पुट करोगे तो ज़्यादा इजी में बन जाएगा। ऐसे आपको इस फॉर्मेट के साथ जाना पड़ेगा तो आंसर आएगा आपका 2,1। तो आई थिंक आपको ये वाला फंडा भी क्लियर हुआ होगा कि ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे सोचना होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी तक काफ़ी पढ़ा है भाई, 12th क्वेश्चन पे आए हम, 12th क्वेश्चन, राइट। 12th क्वेश्चन के बारे में सोचें, इसको भी दो तरीकों से करेंगे। एज वाला जो क्वेश्चन आएगा उसको दो तरीकों से करेंगे, एक कौन सा मेथड भाई ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एक कौन सा आपका सब्जेक्टिव अप्रोच, राइट। अब जब भी आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपने सिखाया होगा, टीचर ने भी सिखाया होगा कि आपसे जो पूछा जाता है उसको आप एज्यूम करते हो, फाइंड द प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस जिसकी कहानी चली है, किसकी कहानी चली है भाई प्रेजेंट एजेस में, एक फादर है और उसका क्या है भाई सन है, दोनों की कहानी चली है। तो मेरी जो आंसर आएगा ये सारे के सारे आंसर क्या होंगे भाई प्रेजेंट एजेस होंगे, क्या होंगे प्रेजेंट एजेस। अगर वो प्रेजेंट एजेस पूछ रहा है तो जो ऑप्शन में देगा वो सारे के सारे क्या होंगे प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज फादर की होगी, ये प्रेजेंट एज सन की होगी, प्रेजेंट एज फादर की 60 हो सकती है, सन की क्या हो सकती है 30, प्रेजेंट एज 75, और ये आपके सन की कितनी आ जाएगी 42। तो ये सारा का सारा जो भी दिया होगा डाटा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट एजेस को ही रिप्रेजेंट करेगा। और देखना यहाँ पे लिखा क्या है, उसने लिखा है कि भाई फाइंड 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस का मतलब है 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, इसका ये मतलब है भाई 5 साल के बाद की कहानी बता रहा है वो तुम्हें, आज के नहीं 5 साल के बाद की कहानी ये थी कि आपके फादर की एज जो होगी वो 3 टाइम्स ऑफ हिज सन आएगी, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। पर आज की एज के साथ कंपेयर नहीं करना, कब के साथ करना है 5 साल बाद, 5 साल बाद जो है वो आपकी फादर की जो एज होगी वो 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन होगी, ऐसा बोला गया है, ऐसे बोला गया है ना, राइट।
अगर मैं आगे बढ़ूं, 5 years एगो, 5 years एगो का मतलब 5 साल पहले, इसका मतलब होता है 5 साल पहले। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं, किससे 5 साल पहले, किससे 5 साल पहले भाई, जो आपने प्रेजेंट एज होगी उससे 5 साल पहले। 5 साल पहले की बात करूं तो फादर की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी किसके भाई, सन के। तो ये वाला रिलेशन है। पर जब भी हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन में जो एजेस होंगी वो कहाँ पे होंगी भाई, 80 आपकी प्रेजेंट एज होगी, 25 आपकी प्रेजेंट एज होगी, किसकी, सन की। ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, किसके साथ, ऑप्शन के साथ। अब आपने ये दोनों इक्वेशन मैच करनी है। एक इक्वेशन किसकी है भाई, 5 साल के बाद, कि 5 साल के बाद अगर मैं देखूंगा तो फादर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सन आना चाहिए, राइट। अगर 5 साल पहले देखता हूं तो फादर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ हिज सन आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन मेरे को सेटिस्फाई करवानी है, कंडीशन अप्लाइड। आपके पास जो आंसर दिया है वो सारा का सारा आंसर क्या है, परसेंटेजेस। परसेंटेजेस है तो मैं बोल देता हूं कि भाई पहले वाले को सेटिस्फाई करवा के देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। किसको, फर्स्ट ऑप्शन। तो जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था कि फादर की एज, तो इसमें ना 80 मत डाल देना, क्यों, क्योंकि कहानी आ रही है 5 साल के बाद की। अगर 5 साल के बाद की कहानी आएगी तो यहाँ पे क्या आएगी, 85। 85 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सन। अच्छा, सन भी किसके बाद आएगा, 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद ये कितना कर लो भाई, 30 कर लो। सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी 30 इज इक्वल टू 3, 90, 85 नॉट इक्वल टू, यानी फर्स्ट ऑप्शन आंसर में नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, बात समझ में आ गई क्यों नहीं आया। या तो इसको सेटिस्फाई करके तो उसमें चेक करना है, पर उसमें जो एज होगी वो प्रेजेंट के साथ क्या लेनी है, 5 साल पहले वाली। फिर चलते हैं भाई सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन बोलता था कि आपके पास इसमें ही चेक करना है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद ये कितने का हो जाएगा भाई, 65 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा भाई, 35 का हो जाएगा। तो 5 साल के बाद का रिलेशन है कि फादर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ये पॉसिबल है क्या, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर चलोगे ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। अगर ये 5 साल बाद की बात कर रहा है तो ये कितने का होगा भाई, 80 का होगा। थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 80 और इज इक्वल टू ये आएगा 42। और 42 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे 5 साल बाद की बात कर ली तो यहाँ पे आएगा 47 और ये आ जाएगा 3 टाइम्स। देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर होने वाला है। देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखोगे तो आपके पास आएगा भाई 45, 5 साल के बाद 45, 5 साल के बाद 15, ऐसे बनेगा 45 और 15। रिलेशन है आपके पास कि आपका फादर जो होगा 5 साल के बाद, 5 साल के बाद फादर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो हो गया 45 इज इक्वल टू 45। एक तो ये फॉर्मेट आपका यहाँ के लिए ट्रू हुआ, साथ में इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए कि 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब आपके पास कितना आना चाहिए, 35, और 5 साल पहले ये कितने का होगा भाई, 5 का होगा, इज इक्वल टू 7 टाइम्स। ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया ना सेटिस्फाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इतनी सी कहानी समझ में आ गई। तो ऑप्शन से भी करना सीखो, ऑप्शन से भी करना सीखो। ऑप्शन में जो दिया होगा वो प्रेजेंट एज दी होगी, प्रेजेंट एज दी होगी, जो रिलेशन होगा 5 साल पहले का होगा। तो आपको 5 साल पहले की एज लेनी है, किससे, ऑप्शन से। 5 साल पहले पहले की दोनों की एज, दोनों को सेटिस्फाई करवा के देख लेना है। आगे बात समझ में। अगर आप बोलोगे कि इसको भाई उसके अकॉर्डिंग करो जहाँ पे हमने क्या सीखा था भाई, बोर्ड में सीखा, तो वैसे कर लेते हैं। जब भी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो स्टार्टिंग बात पता कहाँ से करते हैं, प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेते हैं। लेट एज्यूम प्रेजेंट एज किसकी भाई, फादर की। अगर फादर की प्रेजेंट एज को मैं एक्स मान लेता हूँ और प्रेजेंट एज कौन सी भाई, सन की, वो कितना मान लेता हूँ, वाई। तो मेरे पास जो कहानी है, जो कंपैरिजन है, प्रेजेंट एजेस के ऊपर नहीं था, 5 साल हैंस के ऊपर था और 5 ईयर्स एगो के ऊपर था। तो 5 ईयर हैंस के लिए आप अलग से कहानी बनाते थे कि अगर 5 ईयर हैंस यानी 5 साल बाद की बात करें तो जो फादर की एज होगी वो कितनी होगी भाई, x+5 होगी, और जो आपके सन की एज होगी वो कितना होगा, y+5 हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि 5 साल के बाद 5 ईयर हैंस फादर इज इक्वल टू, फादर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ये आपको याद होना चाहिए। एक इक्वेशन आप यहाँ से बनाओगे, क्लियर हो गया। और एक कंपैरिजन ये था कि फादर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, पर ये था 5 ईयर्स एगो की बात। अगर 5 ईयर्स एगो की बात करोगे यानी 5 साल पहले की बात करोगे तो ये जो प्रेजेंट एज है इसमें चेंज आ जाएगा। जो फादर की एज आएगी वो कितनी आने वाली है भाई, x-5 आने वाली है।
जो सन की एज है वो कितनी आनी वाली है, y-5 आनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया था कि 5 साल एगो, 5 साल पहले फादर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनने का मतलब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। तो आएगा x - 3y, इसको यहाँ पे भेजोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10। एक इक्वेशन ये बनेगी x - 3y इज इक्वल टू 10, और एक इक्वेशन आपके पास क्या बनने वाली है भाई, यहाँ से सॉल्व करोगे तो x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा भाई यहाँ पे x - 7y इज इक्वल टू -30। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, सेकेंड। दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आएगी x और y की, और x और y क्या मानी थी, प्रेजेंटेजेस। सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, x - 7y इज इक्वल टू -30 और x - 3y इज इक्वल टू 10। दोनों को क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज, ये वाला कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, किसका, -4, और यहाँ पे -40, ये आपस में कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। और y की वैल्यू 10 आ गई तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकता, बाई एक में ही क्या था, 10 था, फिर भी y की वैल्यू 10 आई है, x की निकाल लो किसी भी इक्वेशन में पुट करके, इसमें डाल देता हूँ तो आपके पास आएगा x - 30 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो 40 आपके पास फादर आ जाएगा, सन कितना आ जाएगा, 10। तो 40 और 10 के साथ ही हमारी कहानी भी बनी थी। तो दोनों तरीके मैंने आपको करवा दिए, है ना, दोनों के दोनों तरीके करवा दिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ थोड़ा सा समझोगे ना, अब क्वेश्चन को ना अंडरस्टैंड करना है, पूछा क्या गया है, क्या बात कर रहा होगा, अगर उस तरीके से सोचोगे तो इजी लगेगा भाई, है ना, नहीं तो इक्वेशन में ही उलझे रहोगे। ठीक है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में था, द लार्जर ऑफ 2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर, कि 2 कंप्लीमेंट्री एंगल हैं, जो लार्जर है वो स्मॉलर से एक्सीड करता है, तो जो भी लार्जर वाला एंगल है स्मॉलर से एक्सीड करेगा, कितना बड़ा होगा, तो आप उसका क्या डिफरेंस है भाई, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 16 डिग्री। और पहली बात तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और कंप्लीमेंट्री एंगल्स तो फाइंड देम, तो ये दोनों उसके पेयर दिए हैं। सोचो कंप्लीमेंट्री एंगल है तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनको ऐड करके क्या आ जाए भाई, 90 डिग्री आ जाए। दो तरीके हमने पढ़े थे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल अगर मैं अल्फाबेटिकली देखूं तो सी पहले आता है कि आपके पास क्या पहले आता है, कंप्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री, सी पहले आता है कि एस पहले आता है, सी पहले आता है ना, सी पहले आता है तो मतलब 90 पहले आएगा कि 180 पहले आएगा, 90 पहले आएगा। तो कंप्लीमेंट्री में ध्यान रखना आप 90 आना चाहिए ऐड करके, सप्लीमेंट्री में ध्यान रखना ऐड करके क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन के ऊपर चलूँ तो मैंने लिखा लार्जर ऑफ 2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कि 2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स है जिनका एडिशन कितना आ रहा है भाई, 90। एक तो ये पता है, सेकंड ये पता है कि अगर मैं इसमें से ये बोल दूं कि x आपका बिगर है, x आपका बिगर एंगल होगा और y आपका क्या होगा, स्मॉलर एंगल होगा, तो सेकंड इक्वेशन ये बनेगी कि दोनों का जो डिफरेंस है एक दूसरे से बड़ा था, जो भी हो बड़ा भाई, x - y करो, x को आपने बड़ा नंबर माना है तो आंसर कितना आना चाहिए आपका, 16। इन दोनों को सॉल्व करोगे x, y की वैल्यू आ जाएगी। पर मैं बोलता हूँ छोड़िए इस तरीके को, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, ऑप्शन में दिए तो है दोनों एंगल, दोनों एंगल दिए हैं, बस दोनों एंगल ये देखना बाकी है कि दोनों का एडिशन क्या बनना चाहिए 90 और दोनों का डिफरेंस क्या बनना चाहिए 16, बस यही तो देखना है। अगर फर्स्ट पे चलोगे दोनों का एडिशन चेक करो, 58 32 एडिशन चेक करो, ये आएगा आपके पास 10, ये आ जाएगा आपके पास 9, 90 बन गया। दोनों का डिफरेंस चेक करो, अगर मैं 58 में से 32 को माइनस कर देता हूँ, 58 में से 32 गया तो आपके पास कितना आएगा भाई, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 26। 26 के साथ तो नहीं जाना है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सेकंड चलोगे तो आपके पास 53 और 37 दोनों को ऐड करना है, 7 8 9 10, ये 10 बन गया, तो यानी 10 वाला तो नहीं है, अच्छा 10 वाला आ सकता है ना, 10 और 5 6, अच्छा 90 के साथ बनेगा, रुको 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 अभी चेक करना पड़ेगा, 90 के साथ बन गया, डिफरेंस चेक करो, 37 माइनस कर दो, जैसे माइनस करोगे यहाँ पे 4 यहाँ पे 13, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा भाई 6, यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी 1 6 16। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे भाई, बी के साथ, तो बी ऑप्शन इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अरे ऑप्शन दिए हैं उसी में के अकॉर्डिंग सोच लो, जो भी दो पेयर दिए हैं उनको ऐड करके सप्लीमेंट्री है तो 90 बनना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए भाई 16।
एक दूसरे से बड़ा है, बड़ा छोटा जो मर्जी हो, आंसर क्या आएगा आपका, डिफरेंस ही तो आएगा, राइट। तो इस तरीके से करोगे तब भी आ जाएगा, अगर जो मैंने तरीका बताया ऐसे करोगे तब भी आ जाएगा। तो जैसे भी आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग सोचो और आंसर तक पहुंचो, है ना। अगर इस तरीके से सोचोगे तो आंसर तक थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा क्या होगा भाई, टाइम टेकिंग होगा। और वो बच्चा जो थोड़ा सा टाइम बचा पाएगा वो ही क्या करेगा भाई, एक दो क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व कर पाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो आपको ना दोनों अप्रोचेस के ऊपर आपकी कमांड करनी पड़ेगी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, इंपॉर्टेंट टाइप मैं इसको मैक कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट टाइप। अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है तो उसको करना कैसे है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 53 और एक है 19x माइनस 17y इज इक्वल टू आ जाएगा 55, और इज इक्वल टू पूछा है आपसे x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड x प्लस वाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको क्या क्या चीजें दिखें, एक बार मैं आपको विजुलाइज करवा देता हूँ। जिसमें आपको ये दिखे जो x का कॉफिशेंट है वो अगले के y के कॉफिशेंट के साथ जा रहा हो, प्लस माइनस कुछ मैटर नहीं करता, कॉफिशेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और आप साथ में ये भी ऑब्जर्व कर पाओ कि जो सेकंड है आपका 19 वो फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। अगर कभी ऐसा आ जाता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप सिंपली क्या करोगे, करने के लिए तो मेथड है ना कि आप सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन करो, पर उससे क्या होता है ना, क्वेश्चन लेंथी बनता है। क्या बनता है, लेंथी। तो आप सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, एक बार इसी इक्वेशन को ऐड कर दोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो आपके ऊपर है ना। या तो ऐड कर दो या तो क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो ऐड कर दो दोनों को और सब्ट्रैक्ट कर दो। अब होगा क्या, ऐड करने से हो सकता है x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग वाला रिलेशन बनता है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग वाला रिलेशन बनेगा। और x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं है ना ज़्यादा मुश्किल, वो ज़्यादा ईजी है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो ऐड कर देते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो आपकी इच्छा करे वो करो भाई, ऐड करना है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करो। तो हाँ, वहां से हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, या तो x प्लस वाई मिलेगा या तो x माइनस वाई मिलेगा, या तो x प्लस वाई मिलेगा या तो x माइनस वाई। अगर हमने x और y की वैल्यू पूछी ली एग्जाम में, यहाँ पे x प्लस वाई पूछा है, तो इस वाली इन्फॉर्मेशन से x प्लस वाई निकालना इजी होता है और x माइनस वाई निकालना भी क्या होता है, इजी होता है। पर अगर कल को उसने x और y ही पूछ लिया कि x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, तब भी मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, x प्लस वाई बनाऊंगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग बनाऊंगा, दोनों को फिर से सॉल्व कर लूंगा, x और y मेरे पास आ जाएंगे। पर उसके लिए सबसे पहले ये है कि हम यहाँ पे अगर सेम चीजें अप्लाई करेंगे तो भाई मुश्किल हो जाएगा। तो आप जब भी ऐसा फॉर्मेट बने उनको या कर ऐड कर दो या तो क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा फायदा किसमें, एक बार देख लेता हूँ। जैसे मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी आपके पास y की वैल्यू आएगी, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, ऐड कर रहे हो तो माइनस आएगा। तो ऐड करने से ना मैं x माइनस वाई तक पहुंचूंगा, कहां तक पहुंचूंगा, x माइनस वाई, मेरे तो x प्लस वाई चाहिए। तो मैं ऐड ना करके इसको क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करने की कहानी इसमें शुरू कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ऐसा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो आई थिंक चीजें मेरी बन जाएंगी, एक बार देखते हैं भाई बना के। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस, ऐसे ही होगा। तो जैसे आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2x, किसका भाई, माइनस का। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा भाई, फिर से माइनस का, माइनस का, यस माइनस का ही आएगा। अगर माइनस का साइन आएगा आपके पास तो यहाँ पे भी आंसर आएगा आपके पास 2y, राइट। और इज इक्वल टू यहाँ पे जैसे आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 2, ऐसे बनेगा। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ना, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लेता हूँ, -2 कॉमन लेते हैं, अंदर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कैंसिल का मतलब यहाँ पे 2/2 1 देगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, 1, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आंसर बनेगा, डायरेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अगर आप उसमें सब्ट्रैक्ट ना करके ऐड कर देते, क्या कर देते, ऐड, तो x माइनस वाई की वैल्यू बनती, किसकी बनती, x माइनस वाई। यानी अगर x प्लस वाई आया तो एक बार ऐड कर दो, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दूसरी बार क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई। और x प्लस वाई और x माइनस वाई को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आंसर किसका आएगा, x का भी आ जाएगा, y का भी आ जाएगा। वो आपके आंसर तक पहुंचने का क्या है भाई, शॉर्टकट मेथड है, अदरवाइज आपको यहीं पे ही काम करना पड़ेगा। इतनी सी चीजें समझ में आई तो आंसर आ जाएगा भाई आपके पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ जिसके बारे में बताओ, अगर आपको ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया होगा। यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू ए का ग्राफ बनाओ,
और बाई इज इक्वल टू बी का ग्राफ बनाओ, और वो रिप्रेजेंट क्या करेगा ये बताना है। पैरेलल, क्या दोनों ग्राफ पैरेलल होंगे, क्या दोनों इंटरसेक्ट करेंगे बी कॉमा ए पे, क्या दोनों कोइंसिडेंट होंगे कि इंटरसेक्ट करेंगे ए कॉमा बी पे। अच्छा ये बोलना चाहता है एक्स इज इक्वल टू ए, पॉजिटिव ए है तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ बन रहा होगा, ये वाली आइटम ए कॉमा क्या होगी 0, तो ये वाला ग्राफ बन रहा होगा एक्स इज इक्वल टू ए का, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए इज ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑलरेडी हमने सीखा है। सेकंड, अगर कोई बात करेगा आपके कि बाई इज इक्वल टू बी का ग्राफ बनाओ तो पॉजिटिव में है, तो मैंने कहा कि ऐसा एक ग्राफ बनेगा जो यहाँ पे 0 कॉमा बी से क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा, ये आएगा वाई इज इक्वल टू बी का ग्राफ। अच्छा दोनों में कॉमन ये होगा कि आपके पैरेलल तो नहीं है दोनों लाइंस, तो कैंसिल हो गया, कोइंसिडेंट है ये भी कैंसिल हो गया, इंटरसेक्टिंग है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, तो पहले एक्स की बारी आती है फिर वाई की, यानी पहले एक्स पे चलते हो एक कदम, फिर वाई पे तो ए कॉमा बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, डी। डी ऑप्शन आएगा इसका, इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी, राइट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन बने, ओके 18। ठीक है थोड़ा सा बचा है, थोड़ा जल्दी करते हैं। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन पे आइए भाई। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालो विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को लैम्डा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। और आपका पेयर ऑफ स्टेट ऑफ लाइन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसके एक्स और वाई क्या है, सोल्यूशन। तो मेरे से वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ना अच्छे वे में पूछना चाहता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक्स और वाई मिलेंगे, क्योंकि उसने लिखा था कि वेयर एक्स और वाई आर द सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर, तो एक्स और वाई की वैल्यू तो आप इजीली इसको सॉल्व करके निकाल लोगे, फिर एक्स और वाई को आप इसमें क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। इसमें पुट करना है भाई एक्स और वाई, क्योंकि ये उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, एक रिलेशन है ना, और लैम्डा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहले तो देखो आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, आपके ऊपर है। तो मैं बोल देता हूँ कि मेरा सबसे फेवरेट जो मेथड है वो एलिमिनेशन है। मैं सेम वेरिएबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2x और y इज इक्वल टू 20, राइट। जैसे आप माइनस करोगे ये वाला कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस करते ही आपके पास क्या आ जाएगा 340, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 340 आ जाएगी। ऐसे करोगे ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360 था, राइट। 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 4y सेम कैंसिल कैंसिल, नहीं नहीं रुको रुको, यस सही है बिल्कुल सही है, राइट यही बनेगा भाई 340 बनेगा। 340 आप किसी में भी पुट कर दो, मेरा मन किया इसमें पुट करने का, तो मैंने 340 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 पुट कर दिया। ये इधर चला जाएगा तो भाई आपके पास आंसर आएगा 10 माइनस 340 यानी माइनस 330, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2, यानी y की जो वैल्यू बनेगी वो यहाँ से बनने वाली है -165। तो बाई की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -165। दोनों वैल्यू आ गई, एक्स आ गई बाई आ गई, आप इस रिलेशन में डाल दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा था भाई, ये जो रिलेशन था आपका वाई का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, -165 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास 340, और साथ में क्या था आपके पास -5, ऐसे बना था ना बात, ठीक है। अब -5 को यहाँ पे भेज दो, यहाँ पे भेजते ही ये माइनस का +5 बनेगा, +5 बनेगा तो -160 आंसर आएगा, और यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा 340। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करो, और कट हो रहा है क्या, नहीं, -8/17 है भाई, लैम्डा इज इक्वल टू -8/17। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, -8/17, राइट। इसमें लिखा भी था, मेरे को याद नहीं रही थी इसको रेज करने की, तो -8/17। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन भी, सिंपल था, एक इक्वेशन दी है उसमें लैम्डा की वैल्यू पूछ ली, और लैम्डा के साथ एक्स वाई भी वेरिएबल था, पर साथ में आगे क्या लिखा था कि एक्स वाई क्या है, सोल्यूशन है किसके भाई, ये जो पेयर दिया था उसका। तो एक्स और वाई की वैल्यू पहले निकाली, उसमें सेटिस्फाई करवा दी, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेम वैरायटीज मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको मैंने सेम वैरायटी करवाई है भाई, अगेन सेम वैरायटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे 217x है प्लस 131y है इज इक्वल टू 913 है, यहाँ पे आ जाएगा 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। सेम दिखा, यहाँ पे 217 क्रॉस में 217, 131 यहाँ पे भी 131। पूछा क्या है, x प्लस वाई निकालो। x प्लस वाई वो निकालने के लिए देखो प्लस में आंसर आना चाहिए, यानी सबको क्या कर दो भाई, ऐड कर दो। मैंने बोला था ऐड करके हो सकता है x प्लस वाई बने,
सब्ट्रैक्ट करके x माइनस वाई बने, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। पर ये पक्की बात है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दो इक्वेशन फॉर्म होंगी, एक तो x प्लस वाई में, एक x माइनस वाई में। यहाँ पे एडिशन से मेरे को थोड़ा सा क्या लग रहा है, हेल्प लग रही है कि एडिशन अगर मैं करूँगा तो शायद मैं आपके आंसर तक पहुँच सकता हूँ। जैसे एडिशन करोगे भाई, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, साथ में x लग जाएगा। इसको करोगे अगेन 8 4 3 साथ में y इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और ये आ जाएगा आपके पास 7, राइट। इस तरीके से अगर देखोगे तो इसमें ये कॉमन आ जाएगा 348, तो 348 कॉमन लेके अंदर आएगा भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। अगेन x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आएगा 1740 अपॉन 348। इसको कट करके आपका आंसर बन जाएगा। अगर मैं इसमें थोड़ा सा गैस लगाऊं तो 3 5 15, 5 तक जाना चाहिए, ये देख लेते हैं। 348 इंटू 5 कर लेते हैं, 40, 20 और 24, हाँ भाई जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो ये गया किसके साथ भाई, 5 के साथ। तो मैं बोलूंगा x प्लस वाई की वैल्यू है वो किसके जा रही है भाई, 5। 5 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने कर लिया। इस टाइप की जो वैरायटी है आप इस तरीके से ही सॉल्व करें, एक बार ऐड कर दें, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। डायरेक्ट एक्स और वाई नहीं आएगा, पर एक बार अगर आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक बार आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग आएगा। उसको रिजल्ट करना हमारे लिए क्या होता है भाई, इजी होता है ना। तो इस तरीके से सोचना है। फिर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन को करिए भाई, कोशिश करिए करने की। अच्छा, इसमें एक छोटी सी करेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी करेक्शन होगी, यहाँ पे -5 आएगा, क्या आएगा, -5। करेक्शन लिख लें भाई, करेक्शन कर लें इस क्वेश्चन में, तब इसको करने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखा था x प्लस 2y इज इक्वल टू -5। सेकेंड इक्वेशन लिखी है भाई 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है, करेक्शन के साथ लिखें। फर्स्ट इक्वेशन में इज इक्वल टू -5 आएगा और हैज नो सोल्यूशन, इन दोनों के नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन का मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा इट मींस ये दोनों क्या होंगी भाई, पैरेलल लाइंस होगी। पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर नो सोल्यूशन का मतलब है आपकी लाइंस कैसे बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। अगर पैरेलल लाइंस बनेगी तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती थी भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और आई थिंक यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये सारी चीजें देखोगे भी, a1 अपॉन a2 का मतलब 1/3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 का मतलब 2/k इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, माइनस नहीं भी होगा तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर मैं c1 अपॉन c2 की बात करूँ चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। 5 के साथ ही रहने दो इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 के साथ ही चलने दो, आ जाएगा आंसर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे आपका नॉट इक्वल टू में आ जाएगा आपका नॉट इक्वल टू 5/5। ऐसे बनेगी सिचुएशन, राइट। अब आपका इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये तो बन गया, पर नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू से क्या लेना देना, मेरे को लेना देना किससे है भाई, इससे लेना देना है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1/3 इज इक्वल टू 2y क्या आ जाएगा, के। जैसे सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 6 आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो जिनकी कहानी भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ बनी है उनकी कहानी क्या है, बिल्कुल सही, राइट। तो अभी जो हमने डिस्कस किया बच्चे, हमने 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको, अगर आप थ्योरी वाला पोर्शन अच्छे से समझ पाए होंगे तो यहाँ पे आपने ये सीखा होगा कि हम थ्योरी वाले क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके भी बताए कि ऐसे सोचोगे भाई तब भी क्वेश्चन बनता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का रिजल्ट निकालना देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है उसको कम टाइम में कैसे निकालें, है ना। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में तो यही है ना कि कम टाइम में हम कैसे किसी का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या करना है कि इसको सीखना है, ये चीज़ें सीखो सीखो, फिर ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस में यही चीज़ें क्या करो, आप बार बार अप्लाई करो। तो जैसे आप बार बार अप्लाई करोगे वो टाइम भी, ड्यूरेशन भी थोड़ी कम हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो हमने डिस्कस किया वो आपका एक टॉपिक और खत्म कर दिया है जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर होगा, 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो 4th चैप्टर होने वाला है और जो 4th चैप्टर होगा वो रहेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो जो भी बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ के आएँ,
बल्कि मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा आपको। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक लेक्चर आपका थ्योरी का रहेगा और फिर लास्ट में एक लेक्चर आपका क्या रहेगा भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस का रहेगा, जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।